औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये लेक्चर वन है कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स का फॉर द ऑटम 2026 अटेम्प्ट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके सेशन का, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये ओरिएंटेशन सेशन है, जिसके जो प्रिंसिपल एजेंडा है दैट इज गेटिंग द फोकस राइट। मैंने जो इसका नाम रखा है गेटिंग द फोकस राइट, ये बेसिकली थीम है ओरिएंटेशन सेशन का, कि आपको डे वन के ऊपर इस चीज के हवाले से क्लैरिटी हो कि आपने जब अगस्त में 2026 में इंशाल्लाह ताला ये एग्जाम अटेम्प्ट करने, तो उस दिन पे जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी वो तमाम चीजें जो है वो आपको आज ही पता लग जाएं, दैट इज एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन, ताकि आपको कोई एम्बिगुइटी किसी किस्म की ना रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल कुरैशी एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपके साथ ये पूरा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला कवर करूंगा। इस सेशन का जो एजेंडा है उसमें हम चार चीजें इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। वन इज द ट्रेनर्स प्रोफाइल, ताकि आपको एक आइडिया हो कि यू आर इन सेफ हैंड्स। सेकेंडली हम बात करेंगे उनकी इश्यूज की, उन तमाम चैलेंजेस की आप कह सकते हैं, जो कि आपको इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फेस करने होंगे विद रिस्पेक्ट जनरली एंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पेपर, जिसको हमने की इश्यूज के नाम से डिस्क्राइब किया। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लान ऑफ अटैक, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जिसके थ्रू प्लान ऑफ अटैक इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू आर स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि हम बेसिकली इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेकर चलेंगे। इस सब्जेक्ट के हवाले से अनफॉर्चुनेटली बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। इफ यू वुड आस्क मी हाउ टू डिस्क्राइब इट, आई वुड डिस्क्राइब इट एज एन ओवर हाइप्ड सब्जेक्ट है। बहुत अननेसेसरी हाइप इसकी क्रिएट हुई है। हालांकि अगर आप इसको एक सही डायरेक्शन से पढ़ें तो दिस इज अ वेरी अचीवेबल एग्जाम। सिर्फ एक सही सिम्ट, एक सही डायरेक्शन जो है वो जब आपके पास आ जाती है तो वो आपके लिए एग्जाम मैनेजेबल हो जाते हैं। उसके अलावा हम सब्जेक्ट और एग्जाम ग्रेड का ओवरव्यू लेंगे। ये काफी पावर पैक सेशन है, इसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जरूर इसके नोट्स भी लेते जाएं। वैसे तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगी, एलएमएस पे अपलोड भी हो जाएगी, लेकिन ये है कि इसके नोट्स जरूर लें, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो कि आपको थ्रू आउट द सेशन आगे हेल्प करने वाली। मेरा जो प्रोफाइल है वो इस हवाले से आपके लिए जानना जरूरी है कि इस एग्जाम की नेचर बड़ी प्रैक्टिकल है। और इसके अंदर आपको जो इंस्ट्रक्टर का, जो आपका टीचर है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा इसके ऊपर एक 360 डिग्री व्यू है इस प्रोफेशन, ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर। वो किस तरह से कि मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की थी फर्गसन से, विच इज अ मेंबर ऑफ द पीडब्ल्यूसी नेटवर्क, और वहां पर मैंने ऑडिटर के रोल में काम किया। और फिर उसके बाद मैंने फॉर मोर देन हाफ अ डेकेड मैनेजमेंट के रोल में काम किया इन अ फ्रेंच मल्टी नेशनल ग्रुप, जहां पर बेसिकली जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ईआरपी रिलेटेड काम, कंट्रोल्स पे रिलेटेड काम, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट कंप्लायंस वगैरह के जो एरियाज हैं उस पर काम किया। एंड currently आई एम वर्किंग फॉर ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, विच इज द रेगुलेटर ऑफ ऑडिटर्स। रेगुलेटर से क्या मुराद होता है, बेसिकली मॉनिटर ऑफ द ऑडिटर्स। मतलब वो जो अक्सर एक सवाल होता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में कि ऑडिटर्स को कौन चेक करता है, तो ऑडिटर साइड बोर्ड इज बेसिकली द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि देख रही होती है कि ऑडिट्स जो है वो इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो रही हैं या नहीं हो रहे। तो बेसिकली, और उसके अलावा जो टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी दैट इज द फोर्थ लेग। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा 360 डिग्री एक्सपोजर है इस सब्जेक्ट के हवाले से, कि मैंने एज एन ऑडिटर भी काम किया, मैनेजमेंट भी काम किया, फिर रेगुलेटर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ, और एज ए टीचर भी काम कर रहा हूँ फॉर अराउंड 15 years। और टीचिंग में भी फिर मैं सिर्फ सीए की टीचिंग में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, बल्कि मैंने एसीसीए और जो अ, आपकी यूनिवर्सिटी नस बिजनेस स्कूल में भी मैंने टीचिंग की है।
तो जहां तक मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, अगर उसको थोड़ा सा जूम कर लें तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास जो ऑडिट का सब्जेक्ट है वो मैं कैफ 8 और सी कैफ 6 लेवल पे टीच कर रहा हूँ। उसके अलावा जो कैफ 3 डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क का पेपर है दैट आई एम टीचिंग। उसके अलावा जो बिजनेस इंसाइट्स प्रीवियसली एंड बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस, जिसका प्रीवियसली नोन एज द मैनेजेरियल पोर्शन, वो और सस्टेनेबिलिटी पोर्शन वो पढ़ा रहा हूँ। और इनफैक्ट इस मरतबा मेरे साथ एक और टीचर सर नवीदुर रहमान जो है वो फाइनेंशियल पोर्शन कवर करेंगे। सो ये तो सीए के हवाले से मेरी टीचिंग है। और एसीसी के हवाले से जो मेरी टीचिंग एक्टिविटी है उसमें मैं double A, that is audit and assurance, or triple A, that is advanced audit and assurance, or strategic business leader exams of these qualifications को पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग में एक और जो चीज इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी कि आई कैप ने मुझे बैक टू बैक कैफ 8 और सी कैफ 6 के जो आई कैप ऑर्गेनाइज करता है एग्जाम फोकस रिवीजन सेशंस उनके लिए सिलेक्ट किया। और 2025 में 4 सेशंस हुए जिसमें से 3 सेशंस के अंदर जो है वो मैंने ही वो रिविजन्स कंडक्ट की थी out of those 4 sessions। and spring 2026 के जब भी आपका सेशन कंक्लूड हुआ इसमें भी I was selected yet once again by ICAP for those revision sessions अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक भी रिसीव हुआ। ये अचीवमेंट्स बेसिकली ये बताने के लिए है कि आप you're sitting in the right hands। मतलब वो जो एक मसला इसमें हो गया है सब्जेक्ट में कि जी एक जो मिथ बन गई है कि ऑडिट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होता। तो यू आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम समवन जो खुद इस सब्जेक्ट को 6 दफा फेल करके और फिर आपको सातवीं सातवीं दफा पास करके और आपको पढ़ा रहे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम एग्जाम्स जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किए हैं। एंड आई नो द रेसिपी कि हमने हाउ टू डू थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम। तो वो मैं आपको गाइड करूंगा। उसके अलावा देयर आर सम 8 गोल्ड मेडल्स एंड डिस्टिंक्शंस टू माय क्रेडिट इन द सीए एंड एसीसी एग्जाम्स। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो सारी टिप्स ट्रिक्स टेक्निक सिखाई जाएंगी जिनसे आप इंशाल्लाह ताला इस पेपर को एस कर सकते हैं। अच्छा, हम मूव करते हैं अपने अगले एजेंडा पे विच इज द की इश्यूज। तो की इश्यूज में सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जाम। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल की जब बात करते हैं तो इट्स सब्जेक्टिव थिंग। सब्जेक्टिव इन द सेंस के कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में महसूस कर सकते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो कुछ लोगों को का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये ज्यादा है, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये कम है। तो मैं इसमें जो अभी हमारी लास्ट एजुकेशन स्कीम 2021 जो क्लोज आउट हुई है उसके मैंने आपके सामने पासिंग रेशियोज रखे हैं। और अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट की ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आ रही है। 33% से हम स्टार्ट हुए थे और 38% पे हम लैंड किए। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट अटेम्प्ट थी ऑटम 2025 की उसमें वी सॉ अ वेरी मेजर डिप, बड़ा बड़ा डिक्लाइन हमें नजर आया। वरना कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी के ऊपर पासिंग रेशियोज जा रहे थे। पासिंग रेशियो ऑन एवरेज अगर आप देखें तो कुछ 36% के करीब 35% के करीब ये बनता है विच इज लाइक a fair passing ratio given the difficulty level of ICAP exams। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपके लिए ये पेपर पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मैं इसको रैंक करूंगा एज रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज कंपेयर टू सब्जेक्ट्स लाइक कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। वहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में इन्वॉल्व हैं एज कंपेयर टू ऑडिट। ऑडिट के जो चैलेंजेस हैं वी विल बी एक्सप्लोरिंग देम कि आखिर क्या है विच इज मेकिंग इट सो डिफिकल्ट। जनरली it's a very achievable exam. It's an exam that you can definitely pass on your first attempt. It's just that you have to stick to the strategy that I'm telling you। अगर आप जो मेरे बताई हुई स्ट्रैटेजी है उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला देयर इज नो रीजन कि आप इसको जो है वो इंशाल्लाह ताला आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। जो हमारे चैलेंजेस प्रेपरेशन में
आ रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द जनरल चैलेंजेस। ठीक है, ये दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू कैप 8। ये कुछ जनरल चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ, आपको अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आप फेस करें तो यू डेफिनेटली नीड टू टॉक टू समवन एंड यू नीड टू एड्रेस देम, बिकॉज मैं क्यों मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको ऑन पर्पस रेड किया फॉर द रीजन कि ये आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आपने जरूर उसको कोशिश करना है कि टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व करें। यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड, you can talk to your family members, you can talk to me for example, for that matter, or definitely I can probably recommend you someone who's more expert on this, who has better expertise on this particular matter। लेकिन ये resolve करना इसको जो है वो जरूरी है। Then the biggest issue जो कि as I've been through this process, ये CCA के इम्तिहान मैंने दिए हैं तो मुझे आइडिया है कि उसमें एक बड़ी एंजाइटी होती है कि जो पेपर्स आपने दिए हुए हैं वो पेपर्स पास होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक आपको एक चीज जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को अफेक्ट ना होने दें कैफेट की, वो ये है कि आप एक डिसीजन ले लें कि भाई जो भी रिजल्ट आएगा, मैंने कैफेट और ऑटम 2026 में अटेम्प्ट भी करना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से पास भी करना है। तो अगर आपका ये एक, क्योंकि इस दफा स्पेशली जो हमारे पास सेशन, क्योंकि थोड़ा आपको पता है शॉर्ट है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है लेजीनेस का। ये अटेम्प्ट जो है बड़ी ट्रिकी होगी, इन द सेंस कि जरा सा भी आप लेजी इसमें होते हैं तो फिर देन यू गोइंग टू स्ट्रगल ऑन द एग्जाम डे। तो इसलिए आपको रिजल्ट एंजाइटी से डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा मैनेज उसको करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिजल्ट के बारे में भूल जाना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। प्रायोरिटी सेट करना बड़ा जरूरी होगा, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट इस मर्तबा आपके लिए, मतलब ओवर स्पेंडिंग टाइम ऑन रील्स एंड स्टफ लाइक दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, स्पेशली जो जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी सराउंड कर रही हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, तो उसमें दीज रिमेन चैलेंजिंग इन ट्रिकी एरियाज। वी आर गोइंग थ्रू ट्रिकी टाइम्स, आई कंप्लीटली अप्रिशिएट दैट। लेकिन ये है कि आपको एज स्टूडेंट्स ऑफ परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप लोगों को थोड़ा सा अपने इस एरिया को बड़ा केयरफुली और टैक्टफुली मैनेज करना होगा। जो आपका स्कोप ऑफ स्टडीज है, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स को हम डील कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोप ऑफ स्टडीज जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, और दूसरे होते हैं जिनका अनलिमिटेड होता है। बहुत लिमिटेड वाले कौन से होते हैं? वो होते हैं कि बस वो जो है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहे कि जी इस टॉपिक के ऊपर आपने जो है ना वो 5-6 सवाल प्रैक्टिस करनी है, ताकि सो दैट यू कैन गेट ऑन गुड टर्म्स विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब वो स्टूडेंट कहेगा कि नहीं, 5-6 तो बिलाल ने बताए हैं, हम एक आध करेंगे, तो उससे आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैं अगर आपको किसी एरिया में 5-6 सवाल कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फ्रॉम एक्सपीरियंस आई नो कि एक स्टूडेंट जो है वो ऑन एवरेज इतने सवाल करने के बाद इस पोजीशन में होता है कि वो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन जो है वो हैंडल करने की कैपेसिटी में हो। तो इसमें आपने जो है वो थोड़ा सा मुझ पर और मेरे तजर्बे पे एतबार करना है। दूसरी चीज है जो अनलिमिटेड स्कोप है, क्योंकि आजकल द टाइम्स दैट वी लिविंग इन, इट्स एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपके पास एक टीचर के क्या, आपके पास 10 टीचर्स के लेक्चर्स मौजूद हो सकते हैं। यूट्यूब पे लेक्चर्स लीक हुए हुए पड़े हैं, पुराने लेक्चर्स, फिर किसी डिफरेंट नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, डिफरेंट किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, डिफरेंट किस्म की बुक्स अवेलेबल हैं। अब एक स्टूडेंट है जो कि ना वो सारी इंफॉर्मेशन और सारे नोट्स वगैरह गैदर करता जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो समहाउ अनफॉर्चुनेटली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा कि भाई इसमें से वो बस इतना सारा जो मवाद है वो जमा करके, और फिर वो अपने आप को प्रेशराइज कर रहा होता है कि अच्छा अब इसको कवर कैसे करूं, कि मैं फलां टीचर के लेक्चर्स भी ले लूं, फलां टीचर, ये जो मिक्स मिठाई है वैसे तो A1 होती है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के रेफरेंस से जब आप स्पेशली इन एन एग्जाम लाइक ऑडिट, वैसे तो हर सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन ऑडिट में क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका दूसरे से डिफरेंट है, तो आप शुरू में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लें अपनी टीचर्स की सिलेक्शन के अंदर। लेकिन वंस यू सिलेक्टेड अ टीचर टू स्टिक टू इट। मेरे पास एवरी सेशन ऐसा होता है कि
मिड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे होते हैं, और जब मिड ऑफ द सेशन को स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो मैं उसके साथ एक 1-to-1 कॉल करता हूँ, जिसमें मैं हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको एडमिशन ना दूं, फॉर द रीजन कि आप अब इतना टाइम गुजार के ये जो एफर्ट है ना टीचर सिलेक्शन की, दिस इज द टाइम। इस टाइम पे आप 2-4 दिन लगाएं और इन्वेस्ट करें टाइम, और अपना वो असेसमेंट करें। लास्ट सेशन की मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो 25,000 रुपए में एक जगह फिजिकल पढ़ रहा, और मिड ऑफ द सेशन उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं नहीं सेटिस्फाइड। फिर 30,000 रुपए वो मेरे पास भर रहे। अब उसने 6 महीने के सेशन में 55,000 रुपए भरे, लेकिन अब जब उसने मुझे ज्वाइन किया तो इतना लेट हो चुका था कि प्रोबेबली ही इज थिंकिंग कि ही विल हैव टू रीजॉइन। तो ये जो टाइमिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इस टाइम पे अगर आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर लेती हैं तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आप एक सिलेक्शन करें एंड देन स्टिक टू। आपको जो रिसोर्सेज, मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर, ये चीज का बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया कि मैंने आपको कौन से रिसोर्सेज देने हैं जिससे आप एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हो। यू जस्ट हैव टू फॉलो माय डायरेक्शंस। अगर आप वो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज मैं आपको किताब का एक एक वर्ड, एक एक लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, तो वो सारी टेंशन जो है ना वो मेरी है। आपने सिर्फ वो डायरेक्शन प्लीज फॉलो करनी। कॉन्सेप्ट्स की रिटेंशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस एग्जाम में रहता है कि लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इसके लिए कंसिस्टेंट रिविजन जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन हॉस्टल लाइफ दैट आल्सो पोजेस चैलेंज टू मेनी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हॉस्टल जो है बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करें। अगर तो आप घर पे रह के पढ़ सकते हैं तो आई थिंक उससे भी तो कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती, बट ये सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ रुपए बचाने की खातिर आप अपने कहीं, ये चीज आपने एक असेसमेंट सिंपल सी ये करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता मेरे 6 महीने अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हॉस्टल लाइफ ऑफ कोर्स इट्स ट्रिकी थिंग। आपके अगर रूममेट्स कोऑपरेटिव नहीं है, अगर वो थोड़े आपके मिजाज से डिफरेंट है, तो आपके लिए चैलेंजेस में आ जाए। दूसरा, एक सीए के स्टूडेंट्स में जनरली जो हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में तमाम मोहतरम असातिज़ा कराम का कंसेंसस है, वो ये है कि स्टूडेंट्स की कोई डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है पढ़ाई की तरफ। मतलब वो शुरू के 2-4 दिन जरा उनका मोटिवेशन लेवल और मोरल बड़ा अप होगा, फिर 4 दिन गुजरेंगे, 6 दिन गुजरेंगे तो उसके बाद मोरल डाउन हो जाएगा, फिर वो रिजल्ट का वेट करना शुरू कर देंगे कि रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद भी एक वो मोमेंटम गेन करने में वो एक टाइम लेंगे। सो दिस एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है, और ये बहुत बड़ा मौजब बन रहा है फेलियर का। देखें, एक चीज मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि आज से 20-25 साल पहले सीए में फेल होना जो है, और अक्सर आप, मैंने देखने में आता है कि इस चीज को बड़ा प्राउडली लोग फखरिया बता रहे होते हैं कि जी मैं 6 दफा इस सब्जेक्ट में, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें 6 दफा फेल हुआ था और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहली तो बात है, मुझे तो नहीं समझ में आती कि इसमें फखर की क्या बात है, ये तो छुपाने की बात है। और दूसरी चीज ये है कि उस दौर में जो लोग 6 दफा फेल भी हुए, तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आर्टिकल्स बिग फोर से फिर भी किए हुए हैं, 6 दफा फेल होने के बाद भी। आज आपको एग्जाम्पल मिलेगी ऐसी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फर्क समझ लें कि आज, और आज फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना उस तरह से इम्पॉसिबल नहीं रहा। अब तो आपके पास एक लाइन लगी होती है, मतलब तो इसलिए और कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इंडक्शंस के जिस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपने ये अपने साथ आपने एक फेवर करनी है, किसी और के साथ नहीं। अपने साथ आपने ये फेवर करनी है कि आपने एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से रोज का काम रोज करना है। और मैं आपको, इसीलिए मैंने ये ओरिएंटेशन सेशन ओपन फॉर ऑल रखा है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, मैं आज ही सारे तरीके जो है वो बता दूंगा, तो आपने असेस कर लेना कि आप मेरे साथ चल सकते हैं या मेरे साथ नहीं चल सकते। देखिए, मुझे इस चीज से, जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो होता है मेरा पासिंग रेशियो। आई एम मोर कंसर्न
कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप पास हो, बजाय ये कि मैं आपको कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल आज के दिन पे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास तो कुछ ऐसी जादुई चीजें हैं कि आप पूरा सेशन नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद भी मेहनत करता हूँ और आपसे भी मैं बहुत मेहनत करवाऊंगा। मतलब ये मेहनत सिर्फ मेरे पार्ट पे नहीं होगी, मैं खुद भी आप इंशाल्लाह ताला इंस्पायर होके जाएंगे कि हार्ड वर्क क्या होते हैं। इंशाल्लाह ताला यू विल टेक मी एज एन इंस्पिरेशन, दैट आई कैन अश्योर यू। लेकिन एडिशनली आपने भी अपना पार्ट प्ले करने तो ही जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो। अच्छा, यहाँ पर जो कैफेट्स के हवाले से स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, बजाय ये कि मैं अपना को पॉइंट ऑफ व्यू देता या अपने अल्फाज में मैं उन चैलेंजेस को बताता, तो इस टाइम आपके स्क्रीन पे जो कमेंट्स हैं वो एग्जामिनर्स कमेंट्स हैं। ये एग्जामिनर्स कमेंट्स मुझे कहाँ से मिले होंगे? क्या आपको पता है कि ये एग्जामिनर्स कमेंट्स कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही हो गया, ये आई कैप वेबसाइट पर पोर्टल के ऊपर आपके जो सिक्योर्ड एरिया है उस पर अवेलेबल हो। अच्छा, जो आपकी एक तो अभी स्प्रिंग 26 के अटेम्प्ट हुई है, इसके तो अभी एग्जामिनर कमेंट्स नहीं अवेलेबल, लेकिन जो इससे पिछली अटेम्प्ट थी ऑटम 25, यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, जो पासिंग रेशियो है वो 34% है, 34% है। लेकिन इस पेपर में चार ऐसे सवाल हैं जिसमें जो पासिंग रेशियो है वो 34% से भी कम है। इससे आप क्या मैसेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या कोई बता सकते हैं? इस इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ओवरऑल पासिंग रेशियो इज मोर देन सम ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चंस पासिंग रेशियो। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि बहुत से बच्चे जो इस पेपर को जिन्होंने पास किया, उन्होंने वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस शायद फेल की। मतलब जो लोग 34% की ब्रैकेट में आए वो तो पास हुए, लेकिन वो जो पास हुए उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इन इंडिविजुअल क्वेश्चंस को शायद 10 में से एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है वो फेल किया। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और कितनी हैरत की बात है, ये चार सवाल ऐसे हैं जिनका एवरेज पासिंग रेशियो से कम परसेंटेज है। अच्छा, फेल हो क्यों रहे हैं लोग? मतलब रीजंस क्या है, ताकि हमें देखें आज पहली क्लास में रीजंस क्लियर हो कि रीजंस क्या हैं और हम उसको ताकि उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकें। तो एग्जामिनर बता रहे हैं कि जी आप जो आंसर देते हैं वो जेनेरिक है। जेनेरिक मतलब जनरल टेक्स्ट बुक स्टाइल आंसर्स, रादर देन रिस्पॉन्सेज टेलर्ड टू स्पेसिफिक रिस्क कंट्रोल्स और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस प्रेजेंटेड इन द सिनेरियो। मतलब वो कह रहे हैं वो सिनेरियो को इग्नोर करते हैं और जो उन्होंने याद की हुई हैं चीजें वो बेसिकली वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ अटेंशन टू द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स frequently attempted only part of the question, ignored requirements are made। अच्छा, ये अब क्या बात है, एक रिक्वायरमेंट होती है उसमें है, एक ही रिक्वायरमेंट है, पार्ट ए है, उसमें दो या तीन टास्क, स्टूडेंट एक टास्क तो कर लेते, दो टास्क जो है वो इग्नोर कर दिए। इसका मतलब है आपने पूरी रिक्वायरमेंट को आंसर नहीं किया। अच्छा, एक ये बहुत ही बड़ा रीजन है जिसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, मेड इनकरेक्ट assumptions even where sufficient information had been provided to reach a definite conclusion। ये बातें आज शायद उतनी नहीं समझ आएंगी क्योंकि, लेकिन जब मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ना, उस टाइम भी मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़वाऊंगा तो उधर बेहतर समझ आएंगी। यहाँ पे क्या है, आपने केस स्टडी, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आप सबने पढ़ा हुआ है, तो उसमें केस स्टडी में मेंशन था कि क्लाइंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, और आप अगर इस एजम्पशन पे सवाल सॉल्व कर ले कि नहीं मैं एज्यूम कर रहा हूं कॉस्ट मॉडल था, तो मेरे ख्याल में आपने जो एजम्पशन ली दैट इज नॉट अलाइंड विद द केस स्टडी विद द क्वेश्चन, तो आपको मार्क्स नहीं मिले। और इस तरह की बेतहाशा मिस्टेक्स
स्टूडेंट ऑडिट के पेपर में कर रही होती है, जिसकी वजह से इसमें एक रेपिटेटिव फेलियर देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर की एडवाइस क्या है कि भाई रीड द रिक्वायरमेंट्स केयरफुली। अच्छा, ये बात इस टाइम पे ना आप लोग दिल में हंस रही हैं कि हम क्या फेट में पहुंच गए और ये हमें सिखाएंगे कि रिक्वायरमेंट नहीं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी आती। इस टाइम आपको दिल में शायद ये ख्याल आ रहा होगा, बट यकीन करें आपको बाकी रिक्वायरमेंट से पढ़नी आती और टाइम प्रूव करेगा। लेकिन उसको मैं, जाहिर सी बात है कि इसीलिए मैं रिक्वायरमेंट पढ़ने के ऊपर आपको सिखाऊंगा बाकायदा। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये जो जर्नी होगी इसमें आप सीए की पढ़ाई को करने का तरीका सीखेंगे। मतलब वो सिर्फ ऑडिट तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगी कि सीए की पढ़ाई करने का तरीका क्या है। प्लान देयर आंसर्स, वो जिसको कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, तो मैं कहता हूँ पहले सोचो फिर लिखो। तो वो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। एंड अवॉइड रिप्रोड्यूसिंग इररेलेवेंट मेमोराइज्ड कंटेंट इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वो कहते हैं मैं सिनेरियो दे रहा हूँ और वो रटा रटाया, मेमोराइज मतलब याद किया हुआ, जिसका आपने रट्टा लगाया होता है, वो चीजें जो हैं वो आप इसमें मेंशन कर देते हैं। अच्छा, यही कंसर्न्स स्प्रिंग 2025 में भी उसने एक्सप्रेस किए। उसने कहा इररेलेवेंट आंसर्स लिख रहे हैं, इनकम्प्लीट आंसर्स लिख रहे हैं। यहाँ पे तो उसने बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आई कैप के एग्जामिनर को ये चीज लिखनी पड़ी कि स्टूडेंट्स रोट लर्निंग कर रहे हैं, रट्टे लगा के आ रहे हैं। अच्छा, और ये मसला कैफ लेवल तक महदूद नहीं है। विंटर 2024 की अटेम्प्ट के जो सी फैप सिक्स के पास पेपर थे, जो सी फैप सिक्स के एग्जामिनर कमेंट्स है, उसमें भी उसने कहा, मतलब इवन सी फैप सिक्स लेवल के ऊपर भी ये प्रॉब्लम वो रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर इनकरेक्ट एजम्पशंस अगर आप लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। केयरफुली रीड द रिक्वायरमेंट, इंटरप्रेट द रिक्वायरमेंट, समझे रिक्वायरमेंट को। मैं तो कहता हूँ जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये अशार होती हैं, तो आपने इनकी तशरीह करनी है, समझना है कि वो आपसे सवाल पूछना क्या चाह रहे हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइंड हो। यही चीज फिर ऑटम 24 की अटेम्प्ट में, मतलब अगर आप तो शायद थोड़ी सी हैरत होगी देख के कि ऐसे भी सवाल हैं कि जिनमें 15%, 12% बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं। और इसमें जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, एग्जामिनर कह रहे प्रेपरेशन इन एडिक्वेट नहीं है, मतलब सफिशिएंट प्रेपरेशन नहीं है। लैक ऑफ फोकस ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ही नहीं सही तरीके से समझ पा रहा स्टूडेंट। कोर इश्यूज जो टेस्ट हो रहे हैं उनको नहीं पिक कर पा रहे। फिर आप देखें, अब ये स्प्रिंग 24 में है, ऐसा भी सवाल है कि 10% पासिंग रेशियो। तो वो जो examinees began writing their answers without fully comprehending the requirements of the questions, leading to missed key aspects। सोचे समझे बगैर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आसपास पेपर के दिन आपके साथ ये होगा, आसपास आपके जैसे ही उसने स्क्रिप्ट दिया आपको, आपके आसपास लोग शायद एकदम से लिखना शुरू कर देंगे। आपने सोच समझ कर लिखना है, क्योंकि एकदम से लिखने में देर आर ब्राइट चांसेस कि आप इररेलेवेंट कंटेंट मेंशन करें। और मैंने बेतहाशा ऐसे पेपर चेक किए हैं जिसमें समटाइम्स स्टूडेंट ने दो दो पेजेस लिखे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें मैंने 0 मार्क्स दिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कोई और ही आंसर लिखा, मैंने तो कम से कम वो नहीं पूछा। फिर वो वही बात रिपीट हो रही है कि जी रिक्वायरमेंट ही नहीं बच्चे को पढ़नी आती, वो केयरफुली रिक्वायरमेंट ही नहीं रीड कर रहा। सिलेक्टिव स्टडीज का समटाइम्स मसला आ रहा है, और अब तो इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है सिलेक्टिव स्टडीज कि आपके पास एमसीक्यूज आ गए हैं पेपर के अंदर। जो एजुकेशन स्कीम 2025 है उसके अंदर 10 मार्क्स के एमसीक्यूज है, विच मीन्स कि अब आपको सिलेक्टिव स्टडी अगर आप करेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वीक है, कोर इश्यूज बीइंग एग्जामिन्ड, ये इस बात, ये 1 करोड़ की बात है। इसकी तस्वीर बेशक अपने पास सेव कर लें, ये जो ग्रीन के अंदर लिखा हुआ है ना, ये 1 करोड़ रुपए की बात है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब हम केस स्टडीज में जाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे,
तो बार बार मसला आएगा, मैं बार बार इसको ठीक करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखें, यहाँ पर रट्टा नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो ये तमाम स्किल्स होते हैं, और याद रखिएगा स्किल्स कभी भी रातों रात डेवलप नहीं होते। कहने से मुराद है, अगर आप आखिरी महीने में समझ रहे हैं कि आप इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, तो ये नामुमकिनात में से है। स्किल्स हमेशा ओवर टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो आपने प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप इसमें ये वाली गलती ना करें कि इसको जो है वो लास्ट मंथ के लिए डेफर कर दें। अच्छा, एग्जामिनर बहुत दफा गलत नहीं लिख रहे, वो इररेलेवेंट आंसर्स दे रहे हैं। इररेलेवेंट आंसर्स मींस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास ऑटम 22 में भी मोर और लेस वही कमेंट्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं। सिलेक्टिव स्टडीज को हाईलाइट किया, और सिलेक्टिव स्टडी अच्छा इन्होंने पिक कैसे करती है, आई कैप को कैसे पता लगता है कि यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी हुई हुई है। वो ये देखती हैं, वो कहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सवाल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया या उस पर बहुत बुरा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पासिंग रेशो अगर आप देखें कितने, 14%। पासिंग रेशो बहुत बुरा है। तो बेसिकली क्यों बुरा है पासिंग रेशो, उसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को स्किप कर दिया। हालांकि अच्छा, इंटरेस्टिंगली पास पेपर्स इससे पहले भी पूछा जा चुका था, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन स्टूडेंट ने स्किप कर दिया। तो हमने कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। इसमें जो कॉमन एरर्स आपके पास आती हैं, अगर इसकी एक समरी देखी जाए, तो कॉन्सेप्ट्स भी स्टूडेंट्स के वीक होते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करने की जो काबिलियत है, वो भी नहीं होती स्टूडेंट्स के अंदर। ये भी एक चैलेंज है जो इस पेपर के अंदर आता है। तो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लिंक नहीं कर रहे होते स्टूडेंट्स। अच्छा, जो सिलेक्टिव स्टडीज, उसकी हमने पहले ही बात कर ली। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और अभी मैं इसको की रीडिंग कर दूं, बात समझ नहीं आनी, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है कि एक बच्चे ऑडिट में फेल होने के अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुख्तलिफ रीजन। एक बच्चा उसने पढ़ा ही नहीं, उसका तो चले बनता है फेल हो। मैं अगर बात करूं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है और वो फेल हुए, तो उसमें क्या होता है, उनको या तो रीडिंग नहीं करनी आती। अगर रीडिंग करनी आती हो तो सोचना नहीं आता, और अगर सोचना भी आता है, रीडिंग भी करनी आती है, सोचना भी आता है, लिखना नहीं आता। तो ऐसा पॉसिबल है ऑडिट के अंदर कि एक बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप उनके साथ वर्बल डिस्कशन करते हैं, आप कहते हैं इससे तो A1 कॉन्सेप्ट किसी के है ही नहीं, वो भी फेल हो सकता है ऑडिट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको अपने थॉट्स को कागज के ऊपर उतारना नहीं आता, आंसरिंग टेक्निक्स का नहीं पता। इस ऑडिट में ना, ये जो कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ वगैरह के पेपर हैं, या इवन DSR का पेपर है, इनमें आंसरिंग टेक्निक्स कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता है। आपने रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ लिखनी है, उसको केस स्टडी से रिलेट करना है, और एंड पे कंक्लूजन देना है। सारे सवालों के लिए यही अप्रोच चल रही है। ऑडिट में बिजनेस रिस्क की टेक्निक फर्क है, ऑडिट रिस्क की टेक्निक फर्क है, फ्रॉड रिस्क की टेक्निक फर्क है। तीनों में रिस्क का वर्ड आ रहा है, लेकिन तीनों की जो ड्राफ्टिंग टेक्निक्स हैं वो अलग हैं, और स्टूडेंट्स की ड्राफ्टिंग स्किल्स इंतहाई कमजोर है। उसके अलावा इधर एक जो बैरियर है, रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे। अब एक सवाल देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये खाली एक चैप्टर में से, पता लगता है वो 4 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर रहा था, तो तमाम रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं आइडेंटिफाई करें। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, फेलियर टू प्रॉपरली डेवलप और एक्सप्लेन द आइडेंटिफाइड पॉइंट। वो केस स्टडी में से पॉइंट को कॉपी पेस्ट करना समझते हैं आंसर हो गया, कॉपी पेस्ट करने के तो समटाइम्स कोई मार्क्स होते ही नहीं है, और समटाइम्स आधा नंबर। बाकी मार्क्स उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के होते। फिर इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना। वैसे अब आई कैप के पेपर्स में इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन बहुत कम कम ही होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। सब स्टैंडर्ड राइटिंग स्किल्स,
और सब स्टैंडर्ड रीडिंग स्किल्स। अंग्रेजी का इतना शदीद मसला है कि मुझे लास्ट सेशन में के एंड में एक स्टूडेंट ने एक एडवाइस दी, जिसको मैं इंशाल्लाह ताला इस दफा इम्प्लीमेंट करूंगा, कि आपके 1 से 2 लाइव सेशन जो है ना, उसमें सिर्फ मैंने आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना है, जो कि ऑडिट के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उन पे काम करना है। ताकि बहुत सा बच्चा इस वजह से सवाल गलत हल कर रहे हैं कि वो समझा ही नहीं सिनेरियो। ठीक है, तो 1 से 2 लाइव सेशंस मैंने डेडिकेट करनी है इस एरिया के ऊपर। उसके अलावा डेफिनेटली बहुत से रिवीजन में ब्लंडर स्टूडेंट्स कर जाते हैं, एग्जाम डे के ऊपर ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला हम जब ऑडिट बूस्टर रन करेंगे तो इन जुलाई फॉर एग्जांपल, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके अंदर? मेरी अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो कि इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीक या बाय द 1 अप्रैल इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हो जाएगी। और वो उसकी डिटेल्स ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएंगी कि आपने बुक कहाँ से ऑर्डर करनी है। वो सारी डिटेल्स वहां पे शेयर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो कि स्टैंडर्ड्स के साथ भी अलाइंड है, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के साथ भी अलाइंड है। और मैं एनकरेज करूंगा कि आप इसी बुक को फॉलो करें, क्योंकि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल इसके साथ अलाइंड होंगे। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को रेकनसाइल करना, मतलब आपको यहाँ पर थ्योरी के सब्जेक्ट्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को ये आता है कि वो कहते हैं कि क्लास में लेक्चर्स में कुछ और पढ़ा रहे थे, बुक में कुछ और लिखा होता है। ऐसा मसला नहीं, लेक्चर्स और बुक फुली रेकनसाइल्ड। इस बुक को क्योंकि अलाइन की है ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स, लॉज और कोड ऑफ एथिक्स के साथ, तो इसकी लैंग्वेज इनिशियली आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसको आसान करना मेरा काम है। आपने सिर्फ उस डायरेक्शन को, उस पाथ को फॉलो करते जाने। इनिशियली इसमें चैलेंज आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, लेकिन ये होगा कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, वो एग्जाम पास करना। और बहुत से बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि वो किसी इजी बुक की तरफ या किसी ऑल्टरनेट बुक की तरफ जाते हैं। उसमें मैं आपको एक चीज कैटेगोरिकली कह दूं, मैं बता रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा कि अगर आप कोई और जो मार्केट में रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है वो यूज करते हैं, क्योंकि उनमें फिर एरर्स भी हैं, फॉल्ट्स भी हैं, कॉन्सेप्चुअल इनएक्यूरेसीज भी हैं। तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स भी एक तो खराब होंगे, और दूसरा पेपर के दिन मैं आपको जब पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ ना, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, ये सवाल बुक की, किताब की किस लाइन में से आए कैप ने बनाए। तो उस टाइम पे अगर मैंने वो लैंग्वेज बिल्कुल इजी, देखें लैंग्वेज इजी करना आज के दौर में कोई मुश्किल का, आप खुद कर सकते। किताब उठाएं, उसको डालें चैट जीपीटी में, वो आपको इजी करके दे देगा। बट उससे पेपर डे के लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तो इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना। अच्छा, जो बीक्यू ऑडिट गाइड है, एक ऑडिट गाइड है, 50 पेजेस में पूरे कोर्स को समराइज किया हुआ है, वो भी आपके पास अवेलेबल होगी। चैप्टर वाइज सॉर्टेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ड्राफ्टिंग एंड चीट शीट्स। ये कुछ ऐसी चीजें जो कि जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो जब जब वो टाइम आएगा तो वो आपके साथ रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन टाइप फॉर ईच की टॉपिक। ऑडिट में एक चैलेंज ये भी है कि एक टॉपिक है ना ऑडिट प्रोसीजर्स, उसको आई कैप कोई 17 डिफरेंट तरीकों से टेस्ट कर सकते, कोई 5-6 डिफरेंट नाम उसमें यूज कर सकते हैं। तो हमने उन तमाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट्स होते हैं जो ज्यादा कॉमन है, उनको हम ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हमने प्रिपेयर करना। अच्छा, आई कैप स्टडी टेक्स्ट, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप एक मर्तबा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप एक मर्तबा पूरे आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को जरूर गो थ्रू करें।
और अगर आप पूरे आई कैप के स्टेट टेक्स्ट को गो थ्रू नहीं कर सकते, तो मैं आपको उसमें से जो इलिस्ट्रेशंस उसमें दी हुई हैं, वो अलग से मैंने निकाली हुई हैं, और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो आपने खुद से लाजमन गो थ्रू करनी है। और क्यों मैं इलिस्ट्रेशंस के बारे में इतना जोर डाल डाल रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है कि ऐसा भी हुआ है पास पेपर्स में कि 13-13 मार्क्स, 11-11 मार्क्स का सवाल जो है वो स्ट्रेट स्ट्रेट उसने उठाकर इलिस्ट्रेशंस में से पूछा। अपनी इलिस्ट्रेशन को पेपर में कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उस हवाले से आई कैप स्टडी टेक्स्ट की इलिस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारा जो कोर्स है वो किस तरह से हम चलाएंगे उसको, इसमें शुरू के जो 15 लेक्चर्स हैं वो है सीन सेटिंग, जिसमें ऑडिट का एक रोड मैप, ऑडिट की एक डायरेक्शन सेट की जाएगी। 15 नहीं बल्कि कहना चाहिए 14 लेक्चर्स, क्योंकि पहला लेक्चर तो ओरिएंटेशन का है। अच्छा, सीन सेटिंग के अंदर जो हम चीजें पढ़ रहे होंगे वो बेसिकली उसमें से ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बुक के अंदर कवर्ड। तो वो उसके बाद बेसिकली ये एक बुनियाद बनाई जाएगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज की जाएंगी, ताकि आप, क्योंकि जो आपके आई कैप का पेपर है ना उसमें भी रियल वर्ल्ड इश्यूज ही आई कैप पेपर के अंदर टेस्ट कर रहा होता, तो हम भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो करंटली जियो पोलिटिकल टेंशन हैं, अब इसकी वजह से कोई इम्पोर्ट डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कुछ और डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं, तो क्या वो ऑटम 2026 के पेपर में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं? डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो सकती। सो वो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रू रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है वो डायरेक्टली आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करे। अच्छा, एक चीज जो मैं समझता हूँ कि मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स से मुराद ये है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं एक स्लाइड आपके सामने या एक वाइट बोर्ड आपके सामने जो है वो रख दूंगा और उस पर चीजें पहले से लिखी होंगी और मैं उनकी रीडिंग और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये इसको कहते हैं इम्पोज्ड लर्निंग। इसके बजाय जो स्ट्रैटेजी, मेरी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर मैं आपके सामने वन नोट पे या जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर पूरी पिक्चर आपसे डिस्कस कर करके, पूछ पूछ के कि आपके ख्याल में लॉजिकली क्या होना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो कोई बहुत साइंटिफिक चीज नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड चीज है। तो अगर मैं आपसे पूछ पूछ के चीजें और बोर्ड को भरूंगा, तो उससे ये होगा कि आप सोचेंगे कि भाई ये तो चीजें अच्छा हमें वैसे भी पता थी, लॉजिकली भी यही चीज है, तो उससे आपकी मेमोरी के ऊपर जो स्ट्रेस होता है ना वो रिड्यूस होगा। केयरफुली प्लान्ड सिलेबस कवरेज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस पेपर के अंदर। बहुत से लोगों को खैर वो चीज बुरी लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरे हिसाब से ये पेपर इसलिए भी बड़ा मैनेजेबल सा पेपर है कि मैं आज आपको बता सकता हूं कि 70 to 75 मार्क्स का पेपर जो है वो कोई 5-6 चैप्टर्स में से आए। तो टोटल 5-6 चैप्टर्स जो आपकी बुक के है ना उसमें से 70 से 75 मार्क्स का पेपर आने। सो दिस, आई वुड, इफ यू वुड आस्क मी, आई वुड से दिस इज नाइस कि आपको पहले से एक फोकस पता है। अच्छा, एक तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं क्यों कह रहा हूँ केयरफुली प्लान्ड सिलेबस कवरेज, कि मैं शुरू में ही, मतलब अगले 1.5 महीने के अंदर मैं आपका जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 70 से 75 मार्क्स का पेपर है ना वो आपको पक्का करवा दूं पहले ही शुरू में, ताकि फिर थ्रू आउट द सेशन हम उनकी प्रैक्टिस कर करके और प्रैक्टिस ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। कैफ के तो क्वेश्चंस सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम कैफ के पास पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उस तक हमने महदूद नहीं रहे। हम सीफैप के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आईसीएडब्ल्यू के, एसीसीए के,
मेरे पुराने मॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो, तो बेतहाशा प्रैक्टिस हम करेंगे ताकि हम एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर्ड हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है, वो कैफ के पेपर्स को छोड़ के बाकी दुनिया जहान के पेपर्स कर रहे हैं। भाई आपने कैफ का पेपर देने, तो सबसे पहले तो आपने कैफ के पेपर्स के ऊपर पास पेपर्स को कवर करना। अच्छा, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक स्टूडेंट्स के माइंड में भी होता है कि जी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से रिक्वायर्ड। अच्छा, इस पे मैंने आई कैप से बेतहाशा दफा रिक्वेस्ट की कि भाई आप कैटेगोरिकली सिलेबस में लिख दें, कि इस पे मेरी बहुत कम्युनिकेशन हुई आई कैप से ईमेल के ऊपर। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, उन्होंने कोई जिसको कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट गाइडेंस वो नहीं दी। एक दफा मैंने उनसे पूछा कि जी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं आप बताएं। कहते हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो कैफ 8 के स्टडी टेक्स्ट में डिस्कस हुए। मैंने कहा सही हो गया। मैंने पास पेपर्स निकाले, उसमें जो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो कि कैफ 8 के स्टडी टेक्स्ट में नहीं डिस्कस हुए हुए, वो मैंने उनको भेजे। मैंने कहा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये तो कैफ 8 के स्टडी टेक्स्ट में नहीं डिस्कस हुए हुए। उसका जवाब, उस पर जवाब ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज रिक्वायर्ड। मेरा अगला सवाल था फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग की मुझे डेफिनेशन बता दो। असूली तौर पर होना ये चाहिए कि वो कैटेगोरिकली सिलेबस में लिख दें कि कैफ 8 के पेपर के लिए आपको कैफ 1 की नॉलेज रिक्वायर्ड है या कैफ 6 की नॉलेज रिक्वायर्ड है। लेकिन वो क्योंकि नहीं बता रहे, तो हमने इसके अंदर कैफ 1 की तो डेफिनेटली नॉलेज रिक्वायर्ड है, और कैफ 6 के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। मैं आपको एक मोटा सा असूल बता देता हूं। जो अकाउंटिंग नॉलेज आपके इसमें रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा अकाउंटिंग नॉलेज आपको मैं खुद दे दूंगा इस पेपर की तैयारी करवाते हुए, अलग से भी और क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपको पेपर में इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम ना आए। हमने जो प्रैक्टिस 2022 में की थी जिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वो आई कैप ने 2025 में जाके टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स है वो इस तरह से डिजाइंड है कि हम उसके लिए, जब आई कैप टेस्ट कर रहा था उससे 3-4 साल पहले से प्रिपेयर करवा रहा था स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा वीकली रिटेंशन बूस्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और वो हम वीकली जो हमारा लाइव सेशन होगा उसके अंदर 10-15 मिनट्स लगाया करेंगे इस चीज में, जिसमें मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए जाएंगे बिफोर हैंड और आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, या आपसे कोई ड्राफ्टिंग की जो चीजें हैं मैं उस सेशन के दौरान करवाऊंगा। अच्छा, इसको नोट कर लें अपने पास। जो हमारे मिड टर्म्स हैं या मंथली टेस्ट आप कह लें, एक हमारा 9 मई 2026 को होना है और दूसरा 13 जून 2026 को होना है। और ये वाले जो मिड टर्म्स हैं ये मैं पर्सनली मार्क कर रहा हूँ, ये मैं खुद इनको इनकी मार्किंग करूँ। ठीक होगी बात। उसके अलावा आपको एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने में भी तरीका होता है। अब एक तरीका ये है कि मैं आपको सवाल दिखाऊं और मैं उसका आंसर आपको सुना दूं। लेकिन मेरा जाती तौर पे यह ख्याल है कि इससे आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी, बल्कि अगर ऐसे मैंने करने तो फिर तो आपको क्लास में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए सवाल भी आपके पास मौजूद है, जवाब भी आपके पास मौजूद है, तो आप सवाल देखें उसका आंसर पढ़ें। लेकिन ये स्ट्रेटजी स्टूडेंट की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल नहीं। तो मुझे आपके दिमाग को ट्रेन करना है बेसिकली, कि वो एक सर्टन तरीके से सोचे। तो उसके लिए पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, रिक्वायरमेंट को तोड़ना, सोचना, स्कोप डिटरमिन करना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, स्टडी मटेरियल से चीजों को कनेक्ट करना, आंसर को ड्राफ्ट करना, उसके फॉर्मेट्स होना, ये सारी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। और मैं बाकायदा बाकायदा आंसर्स टाइप भी करता हूँ, पूरा आंसर जैसे आपने पेपर में लिखा। और उसके अलावा मैं आपके सामने
आपके फेलो स्टूडेंट्स के आंसर स्क्रिप्ट्स चेक करके आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट्स किस किस्म की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं पेपर। वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इसकी हमने बात पहले ही कर ली। तो आपकी चैप्टर वाइज, जैसे ही चैप्टर कंक्लूड होगा उसकी प्रैक्टिस जो है वो उसके साथ ही बिल्ड की हुई है, मतलब प्रैक्टिस हम एंड पे नहीं, के लिए नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन बेसिकली असाइनमेंट से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने वीकली टेस्ट जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। वीकली टेस्ट आपके एलएमएस पे अपलोडेड होंगे, आपको बताया जाएगा कि आपने किस वीक में कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसका सोल्यूशन, उसके ऊपर फीडबैक, उसकी जो वीडियो डीब्रीफिंग, वो सब कुछ बेसिकली अवेलेबल है एलएमएस के ऊपर। आपने उसको कवर करना होगा इंडिपेंडेंटली। वीकली टेस्ट्स की जो डिस्कशन अगर आप लोग चाहेंगे, अगर कहीं पर रिक्वायर्ड होगी, तो वो जो हमारा वीकली लाइव सेशन होगा उसके अंदर हम वो डिस्कशन कर लेंगे, या आप अपना कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द आंसर जो है वो चेक करवाना चाह रहे हैं तो वो उस लाइव सेशन के अंदर आपके पास ऑप्शन होगी। जो मैं वैसे आपके पेपर चेक करूंगा, 4 पेपर मैं आपके चेक करूंगा, आपका मिड मंथली टेस्ट 1, मंथली टेस्ट 2, और जो आपके 2 फाइनल मॉक्स। तो वो आपके को 400 नंबरों का पेपर तो मैं डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसमें मिड टर्म मॉक्स में मैंने बात कर दी कि आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलेगी। फिर आपके पास ऑडिट बूस्टर शॉट होगा, जो कि रिवीजन होती है, जो हम जुलाई के अंदर करते हैं। और उसमें अच्छा, एक चीज जो आपने याद रखनी है, स्प्रिंग 26 की अटेम्प्ट को आपने हाथ भी नहीं लगाना, देखना भी नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 फाइनल मॉक्स, इसमें से 10 जुलाई 2026 को जो मॉक के तौर पे आप अटेम्प्ट करेंगे ना, वो स्प्रिंग 26 का पेपर है। और मेरे हिसाब से अगर आपके पेपर पे नजर भी पड़ जाए ना, तो वो फिर उसका वो मजा नहीं रहता। अनसीन पेपर हमने तो करना है ना, आपने तो अगस्त 26 में जाके एक अनसीन पेपर ऑडिट का सॉल्व करना है। तो उस हवाले से आपने इंश्योर करना है कि आपने स्प्रिंग 26 के अटेम्प्ट को ड्यूरिंग द सेशन नहीं देखना। पहली दफा आपने सुबह 9 बजे 10 जुलाई को ये पेपर देखना, और वो पेपर सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे और मैं फिर उसके ऊपर आपको फीडबैक दूंगा। 24 जुलाई 2026 को आपका फाइनल मॉक होगा। ये वो मॉक हो, फाइनल मॉक 2 होगा। ये वो मॉक होगा जो कि मैं खुद डेवलप करता हूँ। और इसमें जो, इसको भी हम फिर बाद में डिस्कस भी करते होते हैं, उसकी डीब्रीफिंग भी होती है, मैं आंसर्स बाकायदा। इस मरतबा जैसे एक नई चीज हमने ट्राई की, वो ये थी कि फाइनल मौका मैंने बजाय है कि पूरा सजेस्टेड सोल्यूशन एक गो में दे देता, मैंने स्टूडेंट्स के सामने पूरे पूरे आंसर्स टाइप किए ताकि उनको सोचने लिखने ये तमाम तरीके जो है वो समझ में आ सके। ड्यूरिंग द सेशन में आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के, हर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे हम उसका एग्जामिनर कमेंट भी पढ़ेंगे, ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो कि आपने किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। मार्किंग प्लान आपके साथ डिस्कस होगा ताकि आपको पेपर के दिन पे पता हो कि भाई क्या चीज लिखने के कितने मार्क्स हैं। इंटरैक्टिव सेशंस, जो लाइव सेशंस हैं, वो हमारे वीकली हुआ करेगा। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको एडिशनल स्टडी मटेरियल के लिए भी यूटिलाइज होगा, और स्टूडेंट की क्वेरीज के लिए भी वो यूटिलाइज होगा। अच्छा, क्वेरीज के अंदर बेसिकली एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस तरह से होगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो मैं आंसर करूंगा डे के एक स्पेसिफिक हिस्से में, और उसके बाद फिर जितनी भी क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट डे, मतलब 24 आवर्स का टाइम जो है वो होगा फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द क्वेरी। ठीक है? तो उसमें ये होगा कि मैं डेली 10 o'clock से 11 o'clock के दरमियान में आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहा हूँ। तो वो एक टाइम ब्रैकेट जो है वो होगी जिसको मैं फॉलो करूंगा। Staying connected with students till the last day before the exam via WhatsApp and Facebook, ये तो खैर मेरा क्लेम है, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी हकीकत है कितना फसान है। वैसे इसको, इस क्लेम को, मेरे इस दावे को आप
क्या वेरीफाई कर सकती हैं? क्या कोई तरीका है जिससे आप ये कंफर्म कर सकें? ये जो मैंने एक क्लेम लिखा हुआ है कि आई स्टे कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स टिल द लास्ट डे बिफोर द एग्जाम बाय व्हाट्सएप एंड फेसबुक, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, वीडियोस, इसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते? वेरीफाई करने का मतलब होता है कैसे इस चीज को, इसको कैसे साबित किया जा सकता है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। शाबाश। प्रीवियस स्टूडेंट्स से इंक्वायरीज करके। ठीक हो गया। जैसे एडमिशन की बात आपसे फेसबुक पर हुई थी, इंस्टेंट रिस्पांस मिले थे फेसबुक से। ये जो आपने जितने भी सोर्सेज बताए ना, ये आपने ना जानते हुए ऑडिट प्रोसीजर्स लिखी। मैंने तो अभी आपको ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं पढ़ाए, पर आपने ये जो बातें की हैं ना, जो लिखे हैं चैट बॉक्स के अंदर चीजें कि हम इंक्वायरी कर लेंगे पुराने स्टूडेंट से, फेसबुक को इंस्पेक्ट कर लेंगे, या आपने ना जानते हो ऑडिट प्रोसीजर्स। मैंने अभी आपको फॉर्मली पढ़ाना है, लेकिन कहने से मुराद है ऑडिट में सब कुछ बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम। अच्छा, जो मार्किंग है वो क्यों मैं समझता हूँ कि बड़ी जरूरी है, और आपने अपने चारों मॉक एग्जाम जितनी आपकी तैयारी हो, तैयारी तो देखे कभी पूरी नहीं हो, जितनी भी तैयारी हुई भी है, लेकिन आप ये देख रही हैं, मेरा चैलेंज है इस डिटेल में कौन पेपर चेक करता है? कोई टीए आपके ख्याल में इस डिटेल में पेपर आपका चेक कर सकता है? इस तरह से एक एक पॉइंट के ऊपर वो आपको फीडबैक दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि एक टीए नॉर्मली, तो इस वजह से देयर इज अ रीजन कि मैं क्यों उसको पर्सनली मार्क कर रहा हूं। तो आपने इससे बेनिफिट उठाना है। इवन सी फैप लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो रेड फॉन्ट में है, ये मेरे कमेंट्स। अब इससे ये होता है कि स्टूडेंट को बारीकी में पता लग जाता है कि उसकी गलतियां क्या हैं। ठीक है। अब ये इतना सारा आंसर लिखा, मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है, क्यों? कि जी इररेलेवेंट, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस तो रिक्वायरमेंट में मांगी ही नहीं। अब ये काफी डिटेल में आंसर लिखा, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग हैं, उसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग थी, तो उन मिसिंग चीजों को हाईलाइट किया गया। यहाँ पर आप देखें, अब उसने बच्चे ने लिख दिया कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, रीजन नहीं बताया कि ये क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इजी मार्क्स चलेगा। कोई चीज होती है मटीरियलिटी, उसकी कैलकुलेशन करनी थी, वो नहीं की, इजी मार्क्स लूज हो गए। अब ये आंसर लिखा, ये पूरा पैराग्राफ क्रॉस किया कि भाई इसकी तो कोई रेलेवेंस ही नहीं। तो इन चीजों के बारे में आपने प्लीज खास ख्याल रखना। फिर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ग्रुप में शेयर होती रहेंगी, ताकि आपका एक तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बन जाए, और यही चीजें समहाउ और दी अदर पेपर में आ जाती हैं। ये अब ये जो साइबर अटैक है, ये रिसेंट अटेम्प्ट में उसने टच किया हुआ है। ये व, ये वाले जो मसाइल हैं, या इससे मिलते जुलते जो मसाइल हैं, वो आपको ऑटम 26 की अटेम्प्ट में नजर आ सकते हैं केस स्टडी के अंदर। फिर हर मुमकिन जिसको कहते हैं ना, कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को चीजें समझाई जा सके। मसलन ऑडिट प्रोसीजर स्टूडेंट्स को एक बड़ा ड्राई सब्जेक्ट लगता है, तो मैंने बाकायदा एक्टिंग करके, रोल प्लेस के थ्रू और ड्रामेटाइजेशन के थ्रू, ड्रामा बना के प्रोसीजर्स भी सिखाए होंगे। यू विल हैव टू फॉरगिव मी फॉर माय एक्टिंग, लेकिन असल मकसद तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ। फिर डिफरेंट किस्म के क्विजेज ग्रुप में मैं करता रहूंगा, रिवीजन प्लानर्स आपके साथ मैं खुद शेयर करूंगा, एग्जाम टेक्निक की कुछ वीडियोस हैं, करंट प्रैक्टिकल इश्यूज को के ऊपर वीडियोस। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें मैं 2023 में कर रहा था, जो वीडियोस मैंने 2023 में बनाई, वो 2024, 2025, 2026 में आके आई कैप अपने कैफ सी फैप के पेपर्स में टेस्ट कर।
फिर क्विक रिवीजन ऑफ लेटेस्ट पेपर्स, कि पेपर से करीब आपके पास तो टॉपिक्स आप तो रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 2 घंटे में सारे पास पेपर्स को 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स रिवाइज करवा दूंगा जल्दी से, तो वो आपके लिए एक हेल्पफुल चीज हो जाएगी। यूजफुल रिसोर्सेज और एडिशनल स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर होता रहेगा। बेतहाशा मटेरियल है, जैसे जैसे आप कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे तो उस टाइम आपको वो चीजें जो है वो आपके साथ रिसोर्सेज शेयर होते जाएंगे। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपने इसको बल्कि पिक्चर कर लें। वैसे तो आपको ये स्लाइड्स मिल भी जाएंगी, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन होगी कि इसको पिक्चर कर लें। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। कोर्स कंप्लीशन डेट 10 जून 2026। ऑडिट बूस्टर शॉट जून एंड जुलाई 2026। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सवाल कैफ, सी फैप, एसीसीए के, आईसीएडब्ल्यू के डिफरेंट लेवल्स के, एसीसीए के डिफरेंट लेवल्स के कंपाइल्ड हैं। और मतलब उसमें ऐसा मैंने किया हुआ है, कुछ सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चंस हैं, और ऐसा किया हुआ है कि किताब की हर पैराग्राफ के ऊपर ना आपके पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हमने पेपर से पहले किया हो। तो वो कुछ मटेरियल अवेलेबल है जिसको आपने जून और जुलाई में कंप्लीट करना होगा। वो एडिशनल है, मतलब आपका कोर्स, मेन कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेन कोर्स में आपके कितने लेक्चर्स हैं? 105 लेक्चर्स, जो कि तकरीबन ऑन एवरेज हर लेक्चर 1 घंटे का होता है। मेन कोर्स के बाद आपको एक बूस्टर शॉट लगेगा जून जुलाई के अंदर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई। आपके जो इम्तिहान की डेट है दैट इज मिड ऑफ अगस्त 2026। ठीक है जी, मिड ऑफ अगस्त 2026। आई थिंक आपका एग्जाम जो टेंटेटिवली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो फॉल करेगा 18 अगस्त को मेरे ख्याल में। हाँ, 18 अगस्त जो मेरी जजमेंट है, बेस्ड ऑन जो टेंटेटिव एक डेट है, 18 अगस्त 2026 को आपका पेपर होगा, ट्यूसडे 18 अगस्त 2026। तो अच्छा, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मैं कवर करना चाहूंगा, दैट इज बेसिकली द क्लास टाइम टेबल। आपको डेली के एलएमएस के ऊपर लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आपको डेली के 2 लेक्चर्स लेने होंगे। अच्छा, हर वीक का जो आपका लेक्चर्स जो आपने लेने हैं, और वो एलएमएस पर या यूट्यूब पे कहाँ पर लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो आपको डिटेल सारी शेयर की जाए। डेली के आपने कितने लेक्चर्स लेने हैं? 2 लेक्चर्स। मेरी तरफ से ये इजाजत है आपको कि आप 1.5x के ऊपर बेशक मेरा एक लेक्चर लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से आप इसको 1.5x के ऊपर कंफर्टेबली ले सकते हैं। मैंने खुद भी सुने हैं, और फिर मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स से ये एक्सपेरिमेंट भी कराया, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 1.5x के ऊपर भी अगर आप ये लेक्चर ले लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इम्पेयर नहीं। तो तकरीबन आपको डेली लेक्चर्स में 1.5 घंटा जो है वो लगेगा। अच्छा, क्लासेस का मोड क्या है? मोड ऑफ क्लासेस को मैं कहूंगा कि इट्स अ हाइब्रिड मोड। इसमें आपके पास वीकली हर सैटरडे को, उसका टाइम आपको इंशाल्लाह कन्वे कर दिया जाएगा, सैटरडे को फिजिकल क्लास होगी जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होगी। फिजिकल क्लास होगी जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होगी। वो हर वीकली सैटरडे को हुआ करेगी, प्लस प्री रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि हफ्ते में आपके पास 12 लेक्चर्स जो हैं वो आप कवर कर रहे होंगे। संडे जो है वो आपका एक ऑफ डे होगा। बाकी आप पूरे हफ्ते में समझे तकरीबन 12 लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि प्रेपरेशन ऑलवेज बीट्स प्लानिंग। हमने जो प्रेपरेशन करनी है
प्लानिंग जो होती है ना, वो तो ये होती है कि आप जैसे पास पेपर्स आ रहे थे बस आपने वैसा ही कर ली। डेफिनेटली हमने पास पेपर्स पे रिलाय करना है, लेकिन एडिशनली हमने ये भी देखना है कि आई कैप के ट्रेंड्स कैसे बदल रहे हैं, और अगर पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं तो स्टूडेंट उनको हैंडल करने की उसकी कैपेसिटी हो। तो इसलिए वो जिसको कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो इस असूल पे हमने अपनी प्रेपरेशन जो है वो करनी है, ताकि इन एनी केस बाय हुक और क्रुक हम अपना पेपर जो है वो पहली अटेम्प्ट में पास करें। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप समझते हैं इसको क्विकली स्लाइड को गो थ्रू कर लें, अगर आप समझते हैं कि इसमें से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ले लेनी चाहिए तो बता दें, वो भी मैं ले लेता। जल्दी से जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा, हो सकता है कोई गलती से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर बयान कर दी। और अगर आप समझते हैं ये स्लाइड ठीक बनी हुई है तो ठीक है। एक मेरी आपसे सिर्फ इसमें रिक्वेस्ट होगी कि ये जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है उसके रेफरेंस से, कि जो आपके फेलो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो लाइव सेशंस में भी हो सकते हैं, वो ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो मेरी आपसे मुद्बाना गुजारिश होगी कि उसमें आपने रिस्पेक्टफुल रहने, किसी स्टूडेंट को ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे स्टूडेंट को मॉक करे। ना ही मुझे ये राइट है कि मैं खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट को जो है वो मॉक करूं। आपके जो भी सवाल है, जो भी छोटी से छोटी कंफ्यूजन है, मैं उसको आंसर करने के, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने उसको आंसर कर, ठीक है, इट्स माय जॉब। मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको आंसर करना है। मैंने इसीलिए आपको क्लियर टाइमलाइन भी बता दी कि इस टाइम स्लॉट में मैं आपके डेली क्वेश्चंस जो है वो आंसर कर रहा हूँ। तो आपने इस चीज का बस थोड़ा सा ख्याल रखना है अ, कि कोई स्टूडेंट, ताकि एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट हो, क्योंकि एक दफा भी अगर आप लाइव सेशन में या ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी स्टूडेंट को मॉक करेंगे, डिस्करेज करेंगे, तो दूसरी दफा सवाल करने की जरूरत ही नहीं करेगा। और उसके अलावा फिर इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं क्लास के, वो भी फिर नहीं जरूरत करते सवाल पूछने। तो इसका प्लीज आपने ख्याल रखना है। अच्छा, जो सब्जेक्ट एंड एग्जाम ग्रेड की ओवरव्यू है, अच्छा ये एक ऑडिट की साइकिल है। जो ऑडिट स्टार्ट कहाँ से होता है, आप एक ऑडिट क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं, रिव्यू एंड कंप्लीशन होती है, और इशू रिपोर्ट होती है। आई एम श्योर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, और यकीन करें ये मैंने जिस तरह को नहीं कहते रस्मन ये स्लाइड इंक्लूड की है। ये जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ये साइकिल समझ, तो अभी इसको समझाना कोई समझना कोई जरूरी भी नहीं। अच्छा, आपके पेपर का स्ट्रक्चर क्या है? 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का राइटिंग टाइम, 15 मिनट का रीडिंग टाइम, जैसे कि बाकी कैट के पेपर्स में होता है। तकरीबन 9 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करें, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तकरीबन 6 पेजेस या कभी 7 पेजेस पे भी प्रिंटेड हो सकता है, मतलब उसकी लेंथ अच्छी खासी हो। मिक्सचर होता है पेपर के अंदर, 7 MCQs जो कि 10 मार्क्स के होंगे, विच मीन्स के 3 MCQs हैं जो 2 मार्क्स के होंगे, और 4 MCQs हैं जो 1 नंबर के होंगे। तो 3 × 2 6, और 4 × 1 4, तो ये 10 मार्क्स आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका MCQs के। उसके अलावा आपके पास 7 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। और मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी कि अगर एक भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ना आए आपके पेपर, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस तरीके से आई कैप जा रहे हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को वो कम 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 करता जा रहा है उसकी वेटेज, तो ज्यादा आपका पेपर जो है वो सिनेरियो बेस्ड पे ही वो लिखे जा रहा है। अच्छा, इसमें जो ग्रेड है, इसमें आपके पास 4 ग्रेड्स में आपका कोर्स डिवाइडेड है। जाहिर सी बात है, आपको पहली क्लास में ये तो नहीं समझ में आ सकता कि कौन सी ग्रेड में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 4 ग्रेड्स हैं,
जब टाइम आएगा मैं आपको पूरी उसकी मैपिंग वगैरह और हर किस्म का एनालिसिस जो है वो करके दे दूंगा, वहां पे फिर आपने इसको कवर कर लेना है। बट अभी इसका टाइम ठीक हो गया। टीचिंग आवर्स जो आई कैप ने अच्छा इस कोर्स के प्रिस्क्राइब किए हैं वो ये है। ठीक है, तो इस पर टाइम, देखें टाइम में आपने मुझे नहीं तंग करना, टाइम लगाना पड़ेगा। और टाइम नहीं लगाएंगे तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब टाइम पूरा लगाएंगे पास तभी हो। तो थोड़ी सी एक ही दफा तकलीफ कर लें, ठीक है ना। तो आपने मेरा मतलब साथ देना है, मैं पूरी जान लगाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना वो भी उसको रेसिप्रोकेट करें। मतलब मेरा दिल बड़ा बुरा होता है जब स्टूडेंट मुझे बता रहे होते हैं सेशन एंड पे कि जी हमारे तो 50 लेक्चर्स अभी पेंडिंग। वो सारी जो मेरी एक मोरल है ना वो आप डाउन कर देते हैं। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जितनी जान मैं लगा रहा होता हूँ उसमें होता ये है कि आपको बड़ा रिग्रेट होगा अगर आपने सही से सेशन में ना पढ़ा। क्योंकि जब आपके सामने पेपर आएगा ना, आपने पेपर देख के कहना मुझे सब कुछ आता है लेकिन मेरे से लिखा नहीं जा रहा। कॉन्सेप्ट्स आपके सब बन जाएंगे, लेकिन वो जो रिटर्न प्रैक्टिस है ना उसको आपने डिसरिगार्ड नहीं करना। अच्छा, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रोफिशिएंसी एंड टेस्टिंग लेवल। आई कैप के जो सिलेबस है ना उसमें प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग लेवल्स डिफाइन। प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग लेवल्स क्या होती हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्रोफिशिएंसी लेवल से मुराद है कि वो टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से टेस्ट हो। जिस जिन जिन टॉपिक्स के अंदर सिलेबस में मेंशन्ड है ना कि इनका प्रोफिशिएंसी लेवल 1 है, दैट मींस कि वो सिंपल तरीके से टेस्ट होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन प्राइमरीली होंगे। अगर कोई हल्का फुल्का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए भी तो वो भी स्टडी टेक्स्ट और बुकिश नॉलेज के अंदर रहता होगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली उसमें से इस तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होंगे। और जो प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है अगर, तो इसका मतलब है उसमें से एप्लीकेशन बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होंगे। अच्छा, ये फर्क, ये तमीज होना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसको कहते हैं ना गेटिंग द फोकस राइट। एक टॉपिक है जो आई कैप ने सिलेबस में लिख के बता दिया कि मैंने पूछना ही एज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मुझे बताएं उसके ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करने का कोई लॉजिक है? तो हमने इस फोकस को मेंटेन। अच्छा, एक और चीज, आई कैप ने सिलेबस में ना टेस्टिंग लेवल्स भी डिफाइन किए हुए हैं। जिस टॉपिक के आगे लिखा हुआ है ना टेस्टिंग लेवल 1, उस टॉपिक में से मैक्सिमम 8 मार्क्स आई कैप पूछेगा, मैक्सिमम। वैसे टिपिकली मैंने देखा है कि कोई एक टॉपिक जो टेस्टिंग लेवल 1 पे वो टेस्ट करता है वो 8 मार्क्स से ऊपर कभी नहीं गया। एक दफा 2 मार्क्स ज्यादा पूछ लिए थे, 10 मार्क्स का पूछ लिया था, आई कैप को ईमेल लिख दी थी। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक नंबर भी ऊपर। और सारे जितने भी और सिलेबस में टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक्स हैं उनको जमा अगर करें तो 35 मार्क्स वो पूछ सकते हैं। अच्छा, जो टॉपिक्स टेस्टिंग लेवल 2 पे हैं उसमें से वो चाहे तो उसके पास राइट है कि वो 20 मार्क्स पूछे। तो आप एक टॉपिक छोड़ें और उस वो टेस्टिंग लेवल 2 के ऊपर था, वो आपको हो सकता है 20 मार्क्स का सवाल पेपर में ना आए। तो ये इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। सी फैप लेवल में जब जाएंगे तो लेवल 3 भी आएगा, कैप लेवल के ऊपर लेवल 3 जो टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी है वो एग्जामिनेबल नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पास्ट अटेम्प्ट्स का एनालिसिस है। अच्छा, इसमें मैंने स्प्रिंग 26 नहीं डाला, आपके ख्याल में इसका क्या रीजन होगा? अगर आप इस एनालिसिस में देखें तो मैंने स्प्रिंग 26 नहीं मेंशन। कोई इसका लॉजिक बता सकता? शाबाश, क्योंकि मॉक के लिए रखना है ना तो उसको बिल्कुल अनसीन रखना था। तो देखे मैंने इवन, हालांकि यहाँ पे वो अगर डाल भी दिया जाता तो कोई इतना मसला नहीं होना था, लेकिन वो फिर जो अनसीन का एलिमेंट है मैं चाह रहा हूँ 100% वो अनसीन तरीके से। अच्छा, आपके पेपर में जो ऑडिट का पेपर है ना उसमें दरअसल 3 किस्म के सवाल आते हैं। एक आते हैं आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एक आते हैं आपके पास प्योर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, और एक होती है मिक्स ऑफ थ्योरी एंड सिनेरियो।
अगर आप देखें तो जनरली आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मिक्स ऑफ थ्योरी एंड सिनेरियो की, विच मीन्स कि आपको चीजें पॉइंट्स स्टडी टेक्स्ट के या जो मेरी किताब है उसके पॉइंट्स माइंड में भी होने चाहिए, और प्लस आपको उसको सिनेरियो के साथ लिंक करना है। फिर कुछ होते हैं जो प्योरली सिनेरियो बेस्ड है, मतलब वो किताब से आपको उनका जवाब नहीं मिल सकता। और फिर कुछ हैं जो मेमोरी बेस्ड है। ये जो मेमोरी बेस्ड है ना, मुझे लग रहा है कि आई कैप इसको अगली एक दो अटेम्प्ट्स में बिल्कुल मिनिमल करने जा रहे हैं। मतलब ये मुझे लग रहा है पेपर का ना मैक्सिमम 10 एक मार्क्स रह जाएंगे, और वो भी एमसीक्यूज मिला के टोटल को 10 से 12 नंबर। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा हो, शायद इससे भी कम। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेपर में। आपको ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, अच्छा ये ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम इंशाल्लाह ताला करेंगे प्रैक्टिस वगैरह, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, पास पेपर्स करेंगे तो उसमें। अच्छा, जो टेस्टिंग लेवल है, टेस्टिंग लेवल 1 वाले जो टॉपिक्स हैं जो प्योरली मेमोरी बेस्ड, वो 8 नंबर का टेस्ट हुआ है ऑटम 25 में, समटाइम्स टेस्ट ही नहीं हुआ। तो ज्यादातर आपके जो टेस्टिंग लेवल 2 वाले टॉपिक्स हैं वो ही आप देखें तो टेस्ट हो। अच्छा, ये मैंने अपनी किताब के हिसाब से ना एक चैप्टर वाइज एनालिसिस बना दी है। ये जो येलो हाइलाइटेड है, ये जो चैप्टर्स येलो हाइलाइटेड है ना, ये आपके पेपर का तकरीबन कितना परसेंटेज बनाती हैं? 70%। ऑन एवरेज 70% पेपर यहां से आते हैं। आप लोग अब अटेम्प्ट देने जा रहे हैं ऑटम 26 में। मैं आपको दो टॉपिक्स बता देता हूं जो कि तकरीबन कंफर्म है, इसके इनके अलावा जो आपके ऑटम 26 में आएंगे, कॉन्फर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर, और इस दफा के लिए शायद एक्सपर्ट्स। ये जो चैप्टर 7, 8, 11 है, तकरीबन 99% मैं श्योर हूं कि ये आपके पास आएगा। अभी ये जो स्प्रिंग का पेपर हुआ, इसमें मैंने कंफर्म किया था कि रिलेटेड पार्टी और फ्रॉड, क्योंकि अच्छा ये मैंने किस तरह से डिटरमिन की है। आप स्प्रिंग 23 देखें, बल्कि स्प्रिंग 22 देखें, या स्प्रिंग 23 से चलें स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको उधर रिलेटेड पार्टी भी नजर आ रहा है, फ्रॉड भी नजर आ रहा है। स्प्रिंग 24 देखें, रिलेटेड पार्टी भी नजर आ रहा है, फ्रॉड भी नजर आ रहा है। स्प्रिंग 25 देखें, रिलेटेड पार्टी भी नजर आ रहा है, फ्रॉड भी नजर आ रहा है। तो इस तरह के कुछ एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिनसे हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि आपके पास टेस्टिंग हो सकती है। तो ये एक अच्छा एनालिसिस है जो आप माइंड में रखें। आपकी बैटरी डाउन तो नहीं होगी? अगर आपकी इजाजत तो मैं 10 मिनट और ले लूं आपकी। थैंक यू जी। अच्छा जी, इसमें जो आपके पास थैंक यू शहबाज साहब का बड़ा पान है। नहीं, वाकई अगर आप लोग इजाजत ना देते तो मैं कंटिन्यू ना करता। अच्छा, कॉमन मिथ्स बस्टेड येट अगेन। कॉमन मिथ्स बस्टेड येट अगेन, इस बात का क्या मतलब है? कुछ बातें ना ऐसे बनी हुई कि जी, फॉर एग्जाम्पल कि आई कैप तो हम टीचर्स ही समटाइम्स कह रहे होते हैं कि आई कैप तो सिलेबस की एक एक चीज पूछते हैं। ये जो पास पेपर का एनालिसिस है, इसमें से बहुत से चैप्टर्स होते हैं जिसमें से 0 नंबर का पेपर टेस्ट होता है। अगर आपकी किताब 250 की है तो पेपर के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे, तो 10 पेजेस टेस्ट हो जाएंगे, 12 पेजेस टेस्ट हो जाएंगे, इससे ऊपर टेस्टिंग नहीं होती। तो इसका मतलब है एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कवर करनी है।
ताकि आप एग्जाम के डे पे उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। मतलब एक ही क्वेश्चन टॉपिक है, उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, आपने वही टॉपिक छोड़ा था, बाकी सब कुछ क्या था, तो आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस तो बड़ी डेंट हो जाएगी। फिर एक और जो फिलोसफी है कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जिन्होंने आपने पूछना उनसे है जिन्होंने स्प्रिंग 26 का पेपर दिया है, वो आपको बेहतरीन बता सकते हैं कि ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि रट्टे लगाओ तो ये पेपर पास हो जाता। अच्छा, एक और चीज जो स्टूडेंट्स जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे होते हैं, बाकी तो देखिए जाहिर सी बात है कि आप आजाद हैं सिलेक्शन में और कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा। और मेरे केस में तो बिल्कुल भी आपको कोई एम्बेसडर्स या उस तरह की सीन मिलेगा ही नहीं। हाँ, दुश्मन जरूर मिल सकते हैं जो कहें कि जो हमारे अगेंस्ट कैंपेन्स कर रहे हो, लेकिन वैसे आपको एम्बेसडर्स नहीं मिलेंगे। बट इसमें डिफरेंट, अब जेन जी है आई अंडरस्टैंड, तो उसके हिसाब से ये है कि वो कहते हैं कि जी हम इतने ज्यादा लेक्चर्स नहीं ले सकते, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लेक्चर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुए, स्टडी मटेरियल शॉर्ट कर दिया, नोट शॉर्ट कर दिए। आपकी मर्जी है कि आपने पेपर कब पास करना है। जब भी पास करना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो इन लेक्चर्स में हुई भी है। आप अगर इससे फायदा उठाना चाहें तो वो आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, एक और भी T1 टॉपिक्स, ये वाला जो मसला है ना कि आने सेशन के एंड में जब हम होंगे ना जुलाई में और अगस्त में, तो वो टॉपिक्स जो P1 T1 आई कैप ने लेबल किए हैं उनके ऊपर आपको कहीं से फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का 20 मार्क्स का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आप मेरे पास भागे भागे आएंगे कि सर ये देखें ये तो करवाए जा रहे हैं, पर मॉक फिर आप बल्कि लेके आएंगे दूसरे कॉलेजेस के कि जी ये देखें उसमें तो P1 T1 टॉपिक जो है वो सिनेरियो बेस्ड में टेस्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको उसके नतीजे में सिलेबस दिखा दूंगा आई कैप का, और पास पेपर सारे दिखा दूंगा कि ये देख लें कि ये टॉपिक हमेशा मेमोरी बेस में टेस्ट हुआ है क्योंकि इट इज डेजिग्नेटेड P1 T1 टॉपिक। एक चीज जो बड़ी क्लियर है, से नो टू शॉर्टकट्स। इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल स्टडी, प्रैक्टिकल अप्रोच का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शॉर्टकट से जितनी जल्दी निकल आएंगे उतना अच्छा। हम हमारे इश्यूज कुछ ये भी हैं कि हमारी सिलेबस कवरेज प्रॉपर नहीं हो रही होती। कुछ लोग पहले 3 महीनों में 25% कोर्स कवर करे, आखिरी महीने में 75%। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दिए, P1 T1 P2 T2 का फर्क ही नहीं पता। देखिए, जब मुझे पता है कि एक एरिया P2 T2 है तो मुझे उस पर ज्यादा एफर्ट करनी चाहिए। और ऑडिट भी के असूल हैं, ये ऑडिट के असूलों में से एक है कि जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है उधर ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। प्लस फिर अगर आप बिल्कुल एक बुकिश अप्रोच से पढ़ रही हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अच्छा, पास पेपर्स या एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की अप्रोच मेरे लिए बड़ा आसान है। यकीन करें कि मैं सवाल दिखाऊं और उसका आंसर आपको सुना दूं, बहुत इजी तरीके, लेकिन उसमें आपकी लर्निंग नहीं हो। तो इसलिए पूरा एक इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें आपका दिमाग भी इस्तेमाल कराया जा रहा होता है ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रही हो। ओवर रिलायंस ऑन शॉर्टकट्स मैं सजेस्ट करूंगा बच्चे, ये 1 करोड़ रुपए की बात। आपके लिए जो बेंचमार्क सोल्यूशन है वो कौन सा सोल्यूशन है? आई कैप का। देखिए, जहां पे आई कैप के सोल्यूशन में को ऊंच नीच है ना, वो मैं आई कैप के साथ ईमेल पे टेकअप करता हूं, और आपको उनका जो जवाब आया होगा करेक्शन का वो दिखा दूंगा कि भाई हाँ ये एरर है सोल्यूशन के अंदर, और वो मान रहे हैं कि हाँ ये एरर है, आप इसको इस तरीके से ठीक कर लें। लेकिन आई कैप के सोल्यूशन इन जनरल कितनी गलतियां होंगी, तो वो बहुत ज्यादा गलतियां नहीं होती आई कैप के सोल्यूशन के अंदर। तो हमारा जो बेंचमार्क है वो आई कैप का सोल्यूशन है। बिल्कुल, मैं लिंकिंग पे थोड़ी देर में आंसर करता हूँ। और रिलाइंग ऑन सब स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब अब कोई किसी और किताब के सॉल्यूशंस पे अगर आप रिलाई कर रही हैं तो देन यूर ऑन योर ओन, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बहुत से सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, बट
वो आई कैप के जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट नहीं करते। इनफैक्ट उन सॉल्यूशंस में वही गलतियां होती हैं जो आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स में मेंशन होता है कि स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक। तो इसलिए किसी किस्म के कोई सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस पे आपने रिलाय नहीं करना। जब आई कैप आपको एक सॉल्यूशन दे रहे तो वी आर गोइंग टू यूज इट एज अ बेंचमार्क। और मैं आप देखेंगे कि मैं आपको एज द सेशन विल प्रोग्रेस उस लेवल पे ले आऊंगा कि आपका सोल्यूशन जो है वो 80-90% आई कैप के सोल्यूशन से मैच करना शुरू हो जाएगा। ऐसा मतलब सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पॉइंट सारे वो कवर कर रहे हैं, या कीवर्ड सारे आपके आंसर में जो आई कैप के सोल्यूशन में वो मेंशन हो। आपने जो स्टडी मटेरियल्स हैं ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल यूज करना है। मैं सिर्फ अपनी किताब के लिए जिम्मेदार हूं। अगर आप कोई और किताब, मेरी आपसे बल्कि गुजारिश होगी, अगर आपके दिमाग में है कि आपने किसी और टीचर की किताब यूज करनी है तो आप पढ़ें भी उनसे, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे साथ एसोसिएट होके किताब भी फिर मेरी यूज करें। शुरू में 15-20 दिन मसला आएगा बट देन यू विल गेट accustomed टू इट। मैं वो तमाम मसाइल हल करने के लिए मैं हाजिर हूँ, और मैंने वो लेक्चर्स में भी हल किए हुए हैं बाय द वे। अच्छा, आपकी जो तमाम टेक्निकल क्वेरीज होंगी वो कोई टीचर असिस्टेंट नहीं आंसर कर रहा होगा। आपकी तमाम टेक्निकल क्वेरीज जो है वो मैं पर्सनली आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, एक ये भी बहुत बड़ा मसला आ रहा है पिछले कुछ सेशन से, जो क्योंकि मेरे पास पोस्ट रिजल्ट बैच में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो समटाइम्स स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि जी हमने फलां कॉलेज का टेस्ट दिया, मॉक दिया, उसमें हाईएस्ट मार्क्स थे और आई कैप के पेपर में 10 नंबर 8 नंबर आए। तो ऐसा कैसे हो गया? तो जब मैं इसमें नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जो मॉक्स और टेस्ट की क्वालिटी जनरली मैंने देखी है वो बहुत सब स्टैंडर्ड होती है। आई कैप समझे, आई कैप यहाँ पहुंच गई है तो मॉक टेस्ट जो है वो इधर है, तो इतना बड़ा गैप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको मेरे यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, वो एक अच्छी डिफिकल्टी लेवल पे होंगे, जो कि आई कैप की डिफिकल्टी लेवल से शायद थोड़ा सा अप हो, लेकिन कोई मसला नहीं। मुश्किल चीज की तैयारी करेंगे तो आसान इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछे इस पूरी उसको मैं समराइज करूं कि आपको पेपर पास करने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड, जब आपने किताब पढ़ ली, कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर ली, तो एक सीरियस स्टूडेंट को क्या 3 स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? उसको रीडिंग करनी आती हो, सोचना आता हो, ड्राफ्टिंग आती हो। रीडिंग में बहुत, अब आप कह रहे होंगे रीडिंग, केस स्टडी की रीडिंग और स्टोरी बुक की रीडिंग में फर्क है। रीडिंग में बच्चे को ये भी नहीं पता कि पहले सिनेरियो पढ़ना है या रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है फिर सिनेरियो पढ़नी है। बहुत मर्तबा स्टूडेंट सिनेरियो पढ़ने से स्टार्ट करते हैं, नहीं, रिक्वायरमेंट पहले। फिर रिक्वायरमेंट के अंदर कितनी मल्टीपल सब पार्ट्स, क्या पॉइंट्स लिखने हैं क्या पॉइंट्स नहीं लिखने, दी कोडिंग दी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट समटाइम्स आई कैप की कोड वर्ड्स में गिवन होती है, तो उस उन कोड वर्ड्स को समझना और उनको डी कोड करना, ये भी एक स्किल। सिनेरियो, सिनेरियो पढ़ते हुए आपने रिक्वायरमेंट को जहन में रखना। ये सारी ना आदात है जो मैं इंशाल्लाह ताला ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी डेवलप करूंगा, क्योंकि ये वो ऐसी चीजें नहीं है जो कि आप पेपर के दिन पहली दफा जाके कर लेंगे। ये वो आदत हैं जो कि हर हफ्ते रेगुलर डेली बेसिस पे डेवलप होंगी, तब कहीं जाके ये पक्की होंगी। फिर सोचना, रिक्वायरमेंट को सिनेरियो से लिंक करना, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज रीड बिटवीन द लाइंस? रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि जो कुछ छुपे हुए मैसेजेस हैं उनको समझना, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जो छुपा हुआ कोई बात है उसको समझना। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला जब हम केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें आएगा। सिनेरियो को आयजा से कनेक्ट करना, समटाइम्स देखने में एक सिनेरियो जो है वो एक आयजा होता है,
लेकिन बाद में पता लगता है मल्टीपल आइजाज, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल चैप्टर्स उधर इन्वॉल्व। तो तमाम को कैसे हम पिक करें? मैं आपको सारा गुर सिखाऊंगा। मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि इसमें ये चैप्टर्स हैं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए। आप जरा दिमाग पे जोर डालें, पेपर आपने जाके देने। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिखाए जाएंगे। पेपर में ना दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं सिनेरियो बेस्ड। कुछ होते हैं रूटीन नेचर के क्वेश्चन, मतलब हर अटेम्प्ट में आ रहा होता है डिस्कस बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क ऑडिट। हर एक अटेम्प्ट छोड़ के डिस्कस फ्रॉड रिस्क आ रहा होता है। ये इनको मैं कहता हूँ है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इनकी नेचर क्या है? रूटीन। तो जो रूटीन नेचर के क्वेश्चन है ना, उनमें तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, के पहले स्टेप में ये लिखें, दूसरे में ये लिखें, तीसरे में ये लिखें, और बाकायदा लिख के दिखाऊंगा। लेकिन जो नॉन रूटीन क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैं आपको बहुत सी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको अगर एक अनसीन टाइप की रिक्वायरमेंट आए तो उसको हल करने का गुर या सलीका जो है वो आता हो। अच्छा, इस पेपर के अंदर एक अलमिया ये हुआ है कि दो एक्सट्रीम्स हैं स्टूडेंट्स। एक है जो कहते हैं बस हम रट्टे लगाएं और पेपर पास हो जाए। एक है जो कहते हैं बस हमने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, हमने याद कुछ नहीं रखना। ये जो मजहब इस्लाम है ना, इसके प्रिंसिपल्स वाकई रहती दुनिया तक रेलेवेंट है। एक इसमें हमें प्रिंसिपल सिखाया है इस मजहब ने, मियाना रवि या एतदाल का, दरमियाना रास्ता इख्तियार करने। इस पेपर के लिए भी यही है, आपको टेक्स्ट बुक नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक नॉलेज भी होनी चाहिए, और आपको एप्लीकेशन स्किल्स भी। तो दरमियाना रास्ता, और वो सारी चीजें ये सिखाना, ये सब एक एक चीज सिखाना किसका काम है? ये मेरा काम। अच्छा, एक जो कंफ्यूजन थी, आई कैप ने एक गाइडेंस रिसेंटली जो एक एडवाइजरी इशू की, उसमें ये वाला पॉइंट जो है वो अच्छा रेलेवेंट पॉइंट है कि एक एडवाइस की है। एडवाइस का मतलब होता है मशवरा, मतलब लाजिम नहीं है, लेकिन मशवरा ये है कि कैफ एट का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपने कैफ सिक्स पढ़ा हो। अच्छा, अब इससे डेफिनेटली बात बड़ी लॉजिकल सी। इसमें मैं दो चीजें आपको कहूंगा। पहली चीज है कि अगर आप वाकई इस पे बिल्कुल इस एडवाइस पे अमल कर सकते हो तो बेहतरीन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है आपने कैफ वन पढ़ा हो और कैफ सिक्स अभी आप पढ़ रहे हो कैफ एट के साथ, तो भी ठीक है। आपने कैफ वन पढ़े लेकिन आप कैफ एट से पहले अगर कैफ सिक्स नहीं पढ़ते, तो क्या फिर भी आप कैफ एट का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अ, जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं इस पेपर को पास करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे में कवर करवाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो बच्चा कैफ वन पास भी करके आ रहा है उसको कौन से सारे कॉन्सेप्ट्स कैफ वन के याद रहने? तो वो आपको थ्रू डिफरेंट डिफरेंट तरीकों, अच्छा वो तरीके क्या होंगे? ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ाने बैठ जाऊं। स्टैंडर्ड, अच्छा कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा भी बाकायदा, लेकिन बहुत सी जगहों पर टुकड़ों टुकड़ों में आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर दिए जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे IAS 10 है, वो तो मैं आपको बाकायदा पढ़ाऊंगा। IAS 37 है, वो तो मैं बाकायदा आपको पढ़ाऊंगा। IAS 38 है, वो बाकायदा आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल, क्या IAS 16 के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपको नहीं पढ़ाऊंगा? वो भी पढ़ाऊंगा। IAS 20 के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा? वो भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि वो जरूरी तो नहीं ना कि याद हो स्टूडेंट। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन सेशन कंक्लूड होता है। आपको जो एक चीज, एक लास्ट चीज जो मैं इस सेशन में आपको बताता चलूं, विद रिस्पेक्ट टू,
जी। ये काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आपको स्क्रीन वापस से दिख रही है? ठीक हो गया। अच्छा, ये ना आपका एक अदर लेक्चर प्लानर है, जो कि आपके ये अ, की मास्टर शीट है, इसमें सारे आपके ये लेक्चर्स की डिटेल्स हैं। अब ये किस तरह से डिटेल्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे जो रेगुलर बैच के लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अब उसमें सारे चैप्टर नंबर, चैप्टर टाइटल, कॉन्सेप्ट नंबर, प्रैक्टिस है उसके अंदर या कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स कौन से कवर हो रहे हैं और उसकी ड्यूरेशन वगैरह, ये सब कुछ मेंशन है। ठीक है, ये आपके पास पूरा जो लेक्चर प्लानर है वो अवेलेबल है। इसको इसमें सिर्फ लेक्चर 101 से लेकर 105 है, वो एडिशंस थी सिलेबस के अंदर अंडर एजुकेशन स्कीम 2025, वो अपडेटेड नहीं है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये आपके सारे इस तरीके से हैं। अच्छा, मैं आपको ग्रुप के अंदर बाकायदा वीकली हर संडे को बेसिकली आपको एक जो लेक्चर प्लानर है वो शेयर हो जाएगा। मसलन ये जो कमिंग संडे है, इसके ऊपर ग्रुप के अंदर लेक्चर प्लानर शेयर हो जाएगा कि आपने उस वीक में कितने लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, वो एलएमएस पे कहाँ पढ़े हैं, अगर वो यूट्यूब पे हैं, कुछ लेक्चर साइज की वजह से यूट्यूब के ऊपर भी हमने अपलोड किए हैं, तो वो यूट्यूब पे आपने लेने हैं। तो इस तरीके से ये आपका कवर होगा। लेकिन ये 105 लेक्चर्स जब आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो बात खत्म नहीं होती। इसके बाद आपने आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की इलस्ट्रेशन करनी है, ऑटम 23 का बूस्टर लेने, जिसमें जबरदस्त किस्म के सवाल है। लिटरली मैं आपको बताऊं, वो सवाल में आपको जब पास पेपर्स आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि आपने जो 2023 में करवाया था, ये तो 25 में टेस्ट हुआ, ये तो 26 में टेस्ट। तो बहुत अच्छा, ऑटम 22 के बहुत अच्छे सवाल आते हैं। इधर कुछ जो ऑटम 22 में मैंने कोई सवाल करवाया था ना, वो अभी ये स्प्रिंग 26 में टेस्ट। तो इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह सवाल हैं। फिर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टाइल्स क्या हैं, ये स्प्रिंग 24 का बूस्टर है, ऑटम 24 का बूस्टर है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ये रिस्क रिस्पॉन्स रिपोर्टिंग बड़े की टॉपिक्स हैं, तो इसके ऊपर एग्जाम टेक्निक रिफ्रेशर्स, फिर पिछली कई अटेम्प्ट्स के मॉक एग्जाम्स, तकरीबन को पिछली 8 तक, और मैं हर दफा नया मॉक बनाता हूँ। फिर जो करंट इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, एडवर्स मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या अब इस दफा जो मैं चीज सोच रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट होगी कि ये जो एडवर्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसकी क्या ऑडिट इम्प्लीकेशन, उस पर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह इस सेशन में दूंगा आपको। गेटिंग द फोकस राइट, बहुत सी जो बातें हम लेक्चर्स के अंदर करते रहते हैं वो समटाइम्स मिस हो जाती हैं स्टूडेंट्स। और फिर हम डील करें जेन जी से, जिनका के बारे में है कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे आप लोगों ने तो बड़े सब्र का मुजाहिरा किया, तो यू पीपल आर डेफिनेटली एक्सेप्शंस। तो क्या किया कि डिफरेंट जो इस तरह की टेक्निक थी ना, 1 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, इस तरह से वीडियोस बना दी हैं ताकि उसमें कवर हो जाए। फिर ये जैसे जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट शार्पनर्स, मतलब मुझे जो जो आइडियाज आते रहते हैं मैं उनके ऊपर वीडियोस वगैरह और मटेरियल आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ। ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। आप लोगों के जो सवालात हैं उनको मैं आंसर कर देता हूँ क्विकली। और इसमें लिंकिंग विद कैफ 3 कोई खास नहीं है, जरूर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की लिंकिंग है। इनफैक्ट जो बच्चे कैफ 3 पढ़ के आएंगे उनको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पे एक एज होगा, क्योंकि हमने वो कवर कर ली। जी, सैटरडेज को जो है वो लाइव से फिजिकल सेशन होगा और उसी की लाइव स्ट्रीमिंग।
अच्छा जी, इसमें हम क्वेश्चंस आंसर करता जाता हूँ मैं। मेरी स्प्रिंग अटेम्प्ट की बुक यूज हो सकती है, बिल्कुल यूज हो सकती है, और उसमें नए टॉपिक्स जो हैं वो अलग से आपके एलएमएस पे अपलोडेड होंगे, तो आप उनको प्रिंट करवा के कंबाइन कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल यूज हो सकती है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बिल्कुल अवेलेबल होगी। अच्छा, इसमें जो वीक में फिजिकल क्लास होगी वो भी पोर्टल पर अपलोड होगी। सर, ऑनलाइन क्लास में एनरोलमेंट का प्रोसीजर काइंडली बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, जो वीक में फिजिकल क्लास होगी, वीक में जो फिजिकल क्लास होगी उसमें सैटरडे के दिन वो बिल्कुल एलएमएस पे अपलोड होगी। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लेकिन मैं एनकरेज करूंगा कि एक फिजिकल या ऑनलाइन क्लास जो है वो आप लाजमन अटेंड करें। इस दफा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमारा प्लान है वो ये है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन अप्रोप्रिएट रही तो आई विल बी कंडक्टिंग सम फिजिकल सेशंस इन लाहौर एज वेल। लाहौर में भी मैं कुछ फिजिकल सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करूंगा, बट दैट इज सब्जेक्ट टू जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके हिसाब से। सर, ऑनलाइन क्लासेस में एनरोलमेंट का प्रोसीजर, ये अगर आप लर्न विद बिलाल कुरैशी के पेज पे चले तो उसके ऊपर जो है ना वो पोस्ट अवेलेबल है, और उसमें वो व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर भी मेंशन्ड है। तो उस पे आप अगर राब्ता करेंगे तो वो आपसे जो है वो आपका हो जाएगा प्रोसीजर, वो आपको बता देंगे। सर, वुड यू रिकमेंड दैट वी कवर द आई कैप स्टडी टेक्स्ट अलोंग विद योर बुक एंड लेक्चर्स? देखें, एक दफा आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जरूर रीड करें, जरूर रीड करें। मैं बिल्कुल इसको एनकरेज करूंगा। आपको पढ़ने पे ना पता लगेगा कि किताब में मेरे प्लेसमेंट तो फर्क हो सकती है, मेरी बुक की प्लेसमेंट, मेरा जाती ख्याल ये है और स्टूडेंट्स का भी ख्याल है कि आई कैप की बुक की प्लेसमेंट के हवाले से बेहतर है। आई कैप की बुक बुरी नहीं है, उसमें सम टाइम्स ना इतनी वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स उधर हैं वो मेरी बुक में कवर्ड है। हाँ, कुछ एडिशनल चीजें आपको मेरी बुक में नजर आएंगी, लेकिन वो आपने कवर करनी है, क्योंकि मुझे एज ए टीचर पता है कि पेपर में वो टेस्ट हो जाता है। तो सेशन स्टार्ट कब से होगा, कब से लेक्चर्स लेना स्टार्ट करने? अच्छा देखिए, आज का सेशन था आपका सिर्फ ओरिएंटेशन, इसका पर्पस था। जो आपका सेशन है, आप लोग अपनी क्लासेस समझे स्टार्ट करेंगे 23 मार्च से फॉर्मली। मैं आपको संडे को ग्रुप के अंदर सारे आपके लेक्चर्स शेयर कर दूंगा जो आपने लेने हैं, और 23 मार्च से आप जो हैं वो अपना लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, समझे? 23 मार्च से आप लेक्चर 2, 3 ऑनवर्ड इस तरह पूरे हफ्ते के वो ले लें। जी, सैटरडे को लेक्चर्स भी होंगे और सेशन भी लेना होगा। अच्छा, बूस्टर टोटल कितने आवर्स के हैं? आप ये समझ लें कि बूस्टर्स तकरीबन 50 आवर्स के आप लगा लें, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स की रिवीजन है वो लेना जरूरी नहीं है। प्लस बूस्टर्स में आप सिर्फ प्रैक्टिस लें। अगर आप सिर्फ बूस्टर्स में प्रैक्टिस लेती हैं ना, तो वो अगर हम देखें, टॉपिक्स की आप रिवीजन ना लें, आप सिर्फ अगर प्रैक्टिस की लें, और उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कह रहा होता हूँ कि ये टोटल, अब फॉर एग्जांपल जैसे ऑटम 23 का बूस्टर है ना, तो इसके टोटल कितने घंटे हैं? 37 आवर्स। ठीक है, लेकिन इन 37 आवर्स में प्रैक्टिस वाले अगर खाली आप ले लें तो प्रैक्टिस वाले जो हैं वो कम आपके होंगे। प्लस प्रैक्टिस भी देखें, जरूरी नहीं है कि आप एक एक प्रैक्टिस के सेशन की वीडियो देखें। आप वो सवाल अवेलेबल है वो सॉल्व करें, अगर आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं तो आपको वो सेशन लेने की जरूरत नहीं। किसी पॉइंट पे फंस रहे हैं तो उसकी वीडियो देख। ठीक है ना? सैटरडे का जो सेशन है उसको बिल्कुल अननेसेसरीली लेंथी नहीं करेंगे। 1 to 1.5 आवर्स, उसके बियॉन्ड नहीं लेके जाएंगे। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे वैसे, लेकिन ये अब तो मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, 1 to 1.5 आवर
में रैप अप कर दिया करें। जी। सॉरी उमैर साहब, डेली टाइम फॉर कैफेट से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड होंगे, तो उनको आपने कवर करना होगा। तकरीबन आपको 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे लेक्चर्स पर डेली इन्वेस्ट करने हैं। तो आई सपोज मैंने आपके तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। सो लेट अस, अच्छा सेल्फ स्टडी कितने, सेल्फ स्टडी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, 1.5 1 घंटे 2 घंटे की सेल्फ स्टडी भी रखें। मतलब खुले डुले आप जो है ना वो ऑडिट के लिए 3 3 1 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे रखें मान। हाँ, इतना टाइम आप रखें लेक्चर समेत। जी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया जी। सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह ताला अपना रहम करम फजल करे, मुझे तौफीक दे कि मैं आपको बेहतरीन क्वालिटी से डिलीवर कर सकूं ये सारा कोर्स, और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालें और आप लोगों को भी इसको बेहतरीन तरीके से कवर करने की तौफीक दें। आप बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।